अच्छा, प्लीज सेंड योर डाउट्स जिन्होंने भी भेजे विद योर बैच नेम, बिकॉज इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि किसका किसका डाउट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों बैचेस का क्लास आज सैम्पल लगा हुआ था ना, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि किसका किस बैच का है। तो जिसके जिसके डाउट्स हैं प्लीज नाउ रीसेंड देम विद योर बैच नेम एज वेल। इट वाज कंफ्यूजिंग फॉर मी टू कनेक्ट कि किस बैच का डाउट है, तो किस बैच में डिस्कस करना है, किस क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है, एक डाउट तो ये आया है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा चुकी थी तुम्हें। सॉलिबिलिटी ऑफ solid in liquid is affected by temperature. Do you agree or not? Do you agree or not? Yes, ma'am. ठीक है, और फिर उसमें ये लिखा हुआ है कि सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो सॉलिड के पार्टिकल्स में हमें हमें स्पेसिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेस होंगे उनको ब्रेक करना पड़ेगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes. That means the process will be endothermic or exothermic? Endothermic. तो डेल्टा एच ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस इट इज एंडोथर्मिक। सो टेल मी, अगर हम यहाँ ली चार्टलियस प्रिंसिपल लगा दें, ली चार्टलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर solubility will Increase. increase। ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर मतलब सॉल्यूट कब निकलना स्टार्ट करेगा? solubility will टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सेपरेट हो yes। out होगा। तो ये किसी ने बुक का पैराग्राफ कर करके भेजा था। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन काफी अच्छा आया था। देयर इज द क्वेश्चन इज, ये देख लो सब लोग, ट्राई करो। solubility ऑफ नाइट्रोजन गैस at 20 degree Celsius is 5.6 into 10 raised to the power m at 1 atmosphere। ओके, assume that air जो है उसमें 80% नाइट्रोजन है and 20% ऑक्सीजन है in air। okay, now there is a deep sea diver, a deep sea diver, he has to breathe inside the sea and उस टाइम पे जो प्रेशर होगा ना वो 5 एटमॉस्फेयर होगा। ठीक है, मैम ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं। कर चुके हैं, अच्छा ठीक है। now after the diver came to the surface, और सरफेस पे जो प्रेशर है ना that is around 1 atmosphere pressure। okay, now calculate how much volume of nitrogen will come out of blood at 1 atmosphere if they are telling you कि volume of the blood is 6 liters। 6 liters। can you read, just read the question 1 or 2 times more? Read the question 1 or 2 times so that you follow the question। एक बार इसको follow कर लो। मैम सॉल्युबिलिटी 5.6 into 10 है। हाँ, इंटू, सॉरी मैंने ठीक से देखा नहीं है। मेरे पास -4 थी। हाँ, तुम्हारे जो मुझे नहीं, मुझे जो अविन तुमने डाउट भेजा है उसमें 10 लिखा हुआ है। 10 के साथ ये तो मैंने क्वेश्चन। के मैम देख के बता दें। हाँ हाँ, तुमने जो मुझे क्वेश्चन भेजा है वो 10 लिखा हुआ है। मैम सॉरी मैम, 10 टू द पावर -4 है। इसमें 10 रेज टू द पावर -4 दिया हुआ है। यस मैम, यस। ओके, 5.6 into 10 रेज टू द पावर -4। ओके फाइन, चलो सबने रीड करा क्वेश्चन को? सबने रीड कर लिया ना क्वेश्चन को? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब बताओ ये क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है? मैम हेनरी लॉ। यस, हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। हेनरीज लॉ में तुमने क्या पढ़ा था?
mass is directly proportional to partial pressure. Yes, you have studied that mole fraction of solute is directly proportional to partial pressure. Yes, ma'am. ठीक है. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. तो यहाँ पर जब हम इसका करने जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमें दी हुई है कि इट इज 5.6 into 10 raised to the power -4. सो बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन में. तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन कितना होगा. मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का. 0.8. यस 0.8. और ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.2. 0.8. और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 0.2. फाइन. तो अब हम नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा कंसर्न्ड हैं. सो 0 मतलब व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट 5 एटमॉस्फेयर. 5 into 0.8. यस दैट विल बी 4 एटमॉस्फेयर. Yes, ma'am. ठीक है. So at beneath the sea level it will be 4 atmosphere partial pressure. So now see what will be the amount of solute और या फिर कह लो amount of nitrogen. वो क्या हो जाएगा. It will be KH into N2. Yes, ma'am. mole fraction of nitrogen आ जाएगा कि नहीं. Yes. ठीक है. And then mole fraction of solute at 1 atmosphere करेंगे. तो जब ये तो 5 एटमॉस्फेयर के लिए है, ये जब beneath the sea level है, what will be the partial pressure when it is at 1 atmosphere? It will be 0.8. यहाँ पे 4 हो जाएगा beneath the sea level. Okay, beneath the sea level. And यहाँ पर कितना हो जाएगा KH का वैल्यू हेनरीज कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए सेम रहेगा या नहीं. सेम रहेगा. कैन यू फॉलो नाउ. यस Yes. मैम. एटमॉस्फेयर. अब यहाँ पे जो दोनों में मोल फ्रैक्शन होगा वो निकाल सकते हो. दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो निकाल Yes, सकते ma'am. हो. Yes, ma'am. क्योंकि KH मतलब ऐसे बोल सकते हो ना beneath the sea level. beneath और जो यहाँ पर सी लेवल पे जो मोल फ्रैक्शन होगा नाइट्रोजन का इन दी गैसियस मिक्सचर इट विल बी हाउ मच. इट विल बी 4/0.8. ऐसे कर सकते हो. टेल मी. यस मैम. That will be what? Moles of nitrogen upon total moles in beneath the sea level upon moles of nitrogen. यहाँ पर moles of nitrogen कितने हो जाएंगे 4/0.8. अब इसको सॉल्व कर सकते हो. मतलब moles of nitrogen upon total moles कितना आ रहा है 4. 4. मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा कैसे 1 से बड़ा कैसे आ सकता है. 0.8 मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बेटा वो मोल फ्रैक्शन इससे नहीं निकालना होगा, यहाँ से निकालना होगा. ये दिया हुआ ना सॉल्युबिलिटी, यहाँ से निकालेंगे. मैम मोल फ्रैक्शन मैम उस सॉल्यूशन में देखा जाता है मैम जिसमें वो जिसका हम लोग को नहीं सॉरी मोल्स ऑफ सॉरी माय मिस्टेक. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बीनीथ द सी लेवल कितना आया. बिलो द सी लेवल कितना आया 4 मोल्स. कैन यू फॉलो नाउ. यस मैम 4 मोल्स. तो अब खुद से देख लो 4 मोल्स और मोलारिटी कितनी है उसकी, मतलब सॉल्युबिलिटी कितनी है इतनी. 5.6. सी लेवल मतलब एट सी लेवल इतनी सॉल्युबिलिटी है. मतलब व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन concentration. यस एट 1 एटमॉस्फेयर. वो निकालने को बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा 5.6 into जितना भी दिया हुआ है 10 raised to the power -4. m का मतलब क्या हो गया. इट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर बट हमारे पास तो 6 लीटर का ब्लड है ना. Yes. तो इतने मोल्स यहाँ पे डिसॉल्व्ड है और बीनीथ द सी लेवल जाएगा तो इसको इतने चाहिए होंगे. तो कितने निकल आएंगे. कैन यू गेट इट नाउ. हाउ मच विल कम आउट
and 4 minus Yes. 5.6 Amount of into 6. nitrogen coming out. Can you calculate now? Yes, ठीक है, अभी समझा? yes, हम समझ गए। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है तुम्हारे को। मैम उसमें आखिर में वॉल्यूम पूछा, हम उसका क्या करेंगे? मतलब किसका? हाउ किसका? मच वॉल्यूम ऑफ N2 will come out, इसमें कैसे करें? वो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल कम, तो बेटा मोल्स आ जाएंगे, सॉल्युबिलिटी इतनी ही है, अच्छा तो मैम, फिर वॉल्यूम से आ वही। जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इज इट फाइन? यस मैम, थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? थोड़ा कैलकुलेटिव है, चेक कर लेना। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हाँ मैंने देखा था मैम कि बेटा, जैसे योर वॉइस इज गेटिंग ब्रोकन इन बिटवीन अ लॉट, तो प्लीज थोड़ा सा क्लियरली बोलना। मैम अभी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। मैम मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे तो मैम उसमें हेनरी लॉ में वो लोग जैसे KH इंटू मोल फ्रैक्शन की जगह कभी कभी KH इंटू मोलैरिटी भी कर लेते थे अगर क्वेश्चन में गिवन मैम था। मोल्स, मास और कंसंट्रेशन एंड मोलैरिटी से मैम इंटररिलेटेड है मैम, तो मैम जो ये हेनरीज लॉ को हम लोग ट्रांसफर कर सकते फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, मोलैरिटी और मोलालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तुम कोई भी एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन उठा के देख सकते हो, तो उसमें खुद देखोगे मोलैरिटी और मोलालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यू कैन से मोलैरिटी इज ट्रीटेड एज मोलालिटी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो हमारा मोलैरिटी और मोलालिटी को अप्रोक्सीमेटली सेम ट्रीट करते हैं। अभी ठीक है? नहीं मैम मैं कह रहा था कि वो लोग मोल फ्रैक्शन की जगह मोलैरिटी यूज कर लेते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन होती है, तो मैम इसका रीजन नहीं समझ में आता है। मोलारिटी तो यूज करना थोड़ा मुश्किल है। मोलारिटी यूज कर रहे हैं, मोलारिटी यूज कर रहे हैं। देखो मैंने आई नेवर केम अक्रॉस यूज करते हैं मैम। मोल फ्रैक्शन। हेनरीज लॉ में तो मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं ना। मैम मतलब मोल फ्रैक्शन यूज होता है मैम, मोलैरिटी भी यूज हो सकता है मैम, मतलब सिर्फ वॉल्यूम से तो वो करना है डिवाइड। दो सॉल्यूशंस के लिए यूज किया गया है, एक सॉल्यूशन के लिए यूज किया गया, ये बताओ। मैम दो नहीं, एक ही सॉल्यूशन गिवन था मैम जिसमें बेटा दो। क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दिखाना। मे बी हो सकता है यूज किया हो, बट मैं आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी सच क्वेश्चन। तो मे बी गिव अस द क्वेश्चन। तो हो सकता है भाई, बुक्स को हम 100% श्योर तो मान नहीं सकते हैं, उनमें भी एरर्स है, तो मे बी वहां पे एरर हो रखी हो। तो जब मैम तक मैं क्वेश्चन, सेंड कर दूंगा क्योंकि अभी वो उसे ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको सेंड हाँ कर हाँ तो बाद में सेंड करना, इट इज नॉट द एंड ऑफ द थिंग्स ना। ओके यस मैम। चलो, तो अभी हम आगे कंटिन्यू करें अगर डाउट्स नहीं है तो। शैल वी कंटिन्यू फर्दर? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो, फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो फिर क्या बचा रह गया है हमारे पास में? ओके ये सब हो गया है, फाइन। सो अब देखो क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, कुछ एक थोड़ा सा आइडिया दोगे मुझे? एजियोट्रोप्स करा दिया था मैंने कि करना है? करा दिया। करा दिया। एजियोट्रोप्स करवा दिया था। लेट मी गो थ्रू द नोट्स फर्स्ट तुम्हारी बैच के। हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कराए थे। ग्राफ्स भी करा दिए थे एजियोट्रोप्स के। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कराया था। हाँ हाँ, उनके ग्राफ्स भी बना करके सिखा दिया था। यस मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग बहुत पास में ही हैं, टुवर्ड्स वी आर जस्ट टुवर्ड्स द कंप्लीटेशन ऑफ चैप्टर। सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो अब हमने अपने तीन चीजें तो, दो चीजें तो सॉरी कर ली हैं। एक हमने क्या कर लिया है, गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, ठीक है। देन वी हैव ऑलरेडी डन विथ लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। अब हमारे पास क्या बचा रह गया, इफ सपोजिंग तुम कभी कोई सॉलिड को डिसॉल्व कर दो, और सॉलिड जनरली कैसे होते हैं, वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वोलेटाइल।
Yes. So if you undergo any kind of such thing where you're dissolving an non-volatile liquid, or generally non-volatile जब भी लिखा होता है तो it deals basically with solids. When you dissolve solid in liquid तो क्या हो जाता है, जो properties of the liquid में change आता है उनको study करते हैं under the heading of colligative properties. Okay, whatever there is changes in the this thing that is studied under colligative properties. ठीक है, तो अब इनकी properties में क्या क्या change आता है solution की, जो boiling जो vapor pressure है pure solvent का, there will be lowering in vapor pressure. Okay, there will be lowering in vapor pressure. So this is one of the colligative property. Then the another thing which will happen is जो boiling point है वो increase कर जाता है. So we call it as elevation of boiling point. Freezing point पे भी change आ जाता है. तो what happens is, तुमने ये पढ़ा होगा ना कि हम pure और impure कैसे identify करते हैं कि हम उनका freezing लोअर हो point. जाता है Yes. फ्रीजिंग पॉइंट. So there is Yes, ma'am. depression in freezing point, and then there is one more thing which is called as osmotic pressure. तो ये 4 colligative properties में आता है. लेकिन ये properties तभी पढ़नी है क्योंकि हम इसमें जब भी calculation करेंगे तो इसमें कुछ conditions follow होनी चाहिए. वो पहली condition क्या है कि हमारा जो solution है वो कैसा होना चाहिए, very dilute. Okay, solute कैसा होना चाहिए, volatile या non volatile? Non-volatile. volatile solute का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना रॉल्ड्स लॉ में. ओके, एंड देन दूसरी चीज क्या है, solute should not dissociate or associate. should not dissociate or associate. जब वो dissociate या associate करेगा उसमें जो नई colligative properties में change आएगा वो हम लोग next पढ़ेंगे in Van 't Hoff factor. That is the last topic of this. But अभी जो हम करने वाले हैं उसमें without association and dissociation करने वाले. मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. Yes. Okay. Is it fine? ना Yes, जुड़े Yes, ना ma'am. टूटे. So सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं lowering of vapor pressure. lowering of vapor pressure. तो अब पहले ही तुम लोग पढ़ चुके हो vapor pressure क्यों create होता है. What is the reason for vapor pressure? मैम वो जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट करने लगता है. Yes. तो evaporation करने के लिए क्या चाहिए होता है, surface area. यस मैम. सरफेस एरिया चाहिए था. बट टेल मी, जब हम लोग एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे, सो इट विल मेक एन होमोजीनियस मिक्सचर एंड सम ऑफ द पार्टिकल विल कम ऑन द सरफेस आल्सो. यस मैम. मैम सरफेस एरिया जो पहले प्योर लिक्विड को मिल रहा था वो कम हो जाएगा. Yes, non-volatile impurities. So see, basically क्या था, liquid जो था वो evaporate या solvent जो था वो evaporate करता था जिसकी वजह से vapor pressure create होता था. Okay, pressure create होता था. And evaporation is which type of phenomena? It is a surface phenomena. It is a surface phenomena. So now due to the addition of the non-volatile phenomena, now due to the addition of non-volatile impurities, कुछ ना कुछ तो surface cover हो जाएगा. यस मैम. Surface, they will be present on the surface also. The surface will be covered, and because the surface will be covered, rate of evaporation will decrease or not? Yes, ma'am. यस मैम. Rate of evaporation decreases. तो अगर हमें compare करना है between the vapor pressure of pure solvent and between the vapor pressure of solution, what will be the difference? प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा वेपर प्रेशर Yes. मिक्सचर के अब कंपैरिजन. इसको मैं नोटेशन PS से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इसको हम लोग उल्टा लिखा बताइए है आपने. प्योर सॉल्वेंट का ग्रेटर होगा और ये ऐसे. ठीक है, अभी यस मैम. ऐसे लिख सकते हैं. ये नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होमोजेनियस रहेंगे ना. बेटा होमोजीनियस सॉल्यूशंस को ही तो हम स्टडी करेंगे, हेट्रोजीनियस में तो प्रेसिपिटेट हो जाएगी ना. Yes, तो इनफैक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन मैंने पहले बोला था वी आर स्टडिंग फॉर मिसिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स हो जाते हैं. नॉन मिसिसिबल तो हम पढ़ते ही नहीं है ना. सॉल्यूशन Yes, वही yes. पढ़ेंगे ना जब मिक्सचर, जो होमोजीनियस ही पढ़ेंगे, उन्हीं की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना. yes, ma'am.
ठीक है, सपोजिंग मैंने बोला मेरा सॉल्वेंट ए है, ठीक है, और जब भी हम नॉट यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट, प्योर के लिए हम लोग यूज करते हैं ना नॉट वाला नोटेशन। Yes, ma'am. Yes. So and B का क्या है, B is acting as the solute and the solute over here is non volatile। अब ये non volatile होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, there will be no vapor pressure generated by this thing। Is it fine? Yes, ma'am. Now tell me जो pressure of the solution होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? Mole fraction। यस तो मतलब प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है, नया सॉल्यूशन जो बना रहे हैं हम लोगों ने, वो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू दिस, चेक इट आउट। Yes, ma'am। एंड ये जो P का सॉल्यूशन का वैल्यू है वो PA नॉट से कम हो जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज लेस देन 1। डू यू एग्री? Yes, ma'am। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस। For a binary solution, you know, a mole fraction of A and B will be equal to 1 or not? Yes, ma'am। That means what will be the pressure of the solution? Won't it be, अगर मैं XA को हटा दूं, can I 1 write it minus as? XB into PA naught। Yes, or can I say pressure of the solution will be equal to PA naught minus XB into PA naught? Can we write like this? Yes, ma'am। ओके अब इसको, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा पी, लोवरिंग ऑफ डेल्टा, हाँ, कितना लोअर हुआ, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यही तो था ना हमारा टॉपिक का नाम। Yes, ma'am। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल होगी या नहीं होगी? Yes, ma'am. That is PA naught minus PS. This is what we have to calculate. अब इस इक्वेशन को ऐसे अरेंज करो कि हमें डेल्टा पी मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, PA naught minus PS upon PA naught is equal to mole fraction of solute. Can you check this and see, this is the formula you need to learn। और या फिर ऐसे बोल सकते हो, lowering of vapor pressure upon pure solvent का जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उनका जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना। इसमें तुमने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा मेजॉरिटी क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बस फॉर्मूला लगाना। दूसरे वाले फॉर्मूला से ही मतलब कोई ना कोई वेरिएबल गायब कर देते हैं, इसी में हाँ बस वेरिएशन जैसे 9th 10th में तुम करते आ रहे थे ना, F इज इक्वल टू MA है तो बस A गायब कर दिया, कभी M गायब कर दिया, कभी F गायब कर दिया। तो यहाँ पर भी ना क्वेश्चंस में ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, इसलिए सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल है, बट स्कोरिंग है ऑन दी कॉन्ट्ररी, क्योंकि जेई मेंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का फिक्स्ड है। कैन यू गेट इट? तो ये हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करें इसके ऊपर तो आराम से हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। Isn't it fine? Yes, ma'am। Yes, ma'am. See from here, lowering of vapor pressure किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पे? Moles of solute. सॉल्यूट, क्योंकि जितना ज्यादा हम सॉल्यूट डालेंगे उतना सरफेस एरिया कवर होगा। लॉजिकली और मैथमेटिकली सेम बात आ रही है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am। It depends upon the amount of non-volatile solute you are going to add in the solution। Okay, क्योंकि more surface area will be covered, more surface area मतलब lesser rate of evaporation। ठीक है, now वैसे लिखा जाए तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, it will be NB moles of this upon Na plus NB, ऐसा होगा। lowering of vapor pressure ऐसे ही लिखोगे, Yes, ma'am। NB is like moles of B and Na is like moles of A। नाउ टेल मी योरसेल्फ, मैंने अभी अभी तुमको बोला था कि हमारा जो इस चैप्टर में जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो कैसे सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन? देखो यहाँ पे कंडीशंस लिखी थी, होमोजेनियस एंड Very dilute solution. very dilute solution। So in a very dilute solution, can I say amount of solute will be negligible as compared to amount of solvent? Yes, ma'am. Yes, ma'am। So instead of writing, देखो अगर हम ये सॉल्व करें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, बट क्योंकि हमें MCQ सॉल्व करने होते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन करना सीख सकते हैं। तो कैन आई राइट लाइक दिस,
सॉरी Na Na, होगा। मैम Na के बराबर हाँ होगा। Na, सॉरी माय मिस्टेक, Na कर सकते हैं। यस मैम। तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मतलब बोर्ड्स में नहीं करना है बट वैसे अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए, सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस यू कैन से लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू moles of B upon moles of A, or you can say weight of the solvent upon molecular weight of the solute, sorry, into this, into this. Can we do like this? Yes, ma'am. यस मैम। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा, इसमें थोड़ा ज्यादा फ्रैक्शन आएगा जो हमें थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव चीजें कर देगा। तो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस यू कैन आल्सो डू इट लाइक दिस आल्सो। इज इट फाइन? यस मैम। Yes. ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाती हूँ, ये तुम्हारा जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। सो सपोजिंग वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज 143 mm of Hg. Now 0.5 grams of non-volatile solute जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट है 65, इसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 65, is dissolved in 100 ml of carbon tetrachloride, and we are also giving you density of carbon tetrachloride. If you require, तुम्हें खुद सोचने की जरूरत है या नहीं, this and this. Okay, so you have to find the vapor pressure of the solution. Find the vapor pressure of the solution. Try it out. Try it out. क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इनटू PA नॉट। इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं? Yes. PA नॉट का वैल्यू उन्होंने हमें दे रखा है 143 mm है, और XB हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो वो कितना हो मैम जाएगा? इसके लिए वो डेंसिटी भी यूज होगी CCl4 के मास को निकालने के लिए। यस, सो दिस, बट अब हमारे को डेंसिटी हमें मतलब ये दिया है 100 ml है, लेकिन मास नहीं दिया, और मोल्स निकालने के लिए मास चाहिए कि नहीं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मास ऑफ CCl4 को निकालने के लिए 1.6 into 100 ml करेंगे, so it will be how many grams? Can you get it? यस मैम। ठीक है। और अब देखो 160 के सामने 0.5 बहुत वेरी डाइल्यूट कंडीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 71, 71 and 12 कितना होगा? 4 and this is how much? 14, 15. So tell me yourself, 0.5 divided by 65 करोगे, निग्लेजिबल वैल्यू है या नहीं है? हम 0.007 आ रहा है हाँ, तो इसको अप्रोक्सीमेटली, हम वो 1 से अप्रोक्सीमेटली बड़ा है। जीरो ट्रीट कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं इस टर्म को? यस मैम। ये 1 आ रहा है और ये बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, सो कैन वी निग्लेक्ट दिस? डू यू यस पीपल मैम। एग्री कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब करने को तो तुम कैरी करके, तो अब तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर हम लोग ये वाला, मतलब खुद ही देख लो ना, 0.5 के सामने 160 ग्राम, कितने डेसिमल का डिफरेंस है? 4 डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? 4 डेसिमल, हम लोग जनरली 2 डेसिमल कंसिडर करते हैं, तो कैन वी निग्लेक्ट और नॉट द वेट ऑफ सॉल्यूट? मैंने दोनों वे यस में मैम। कराया, अगर तुम चाहो तो कंटिन्यू करो, नहीं तो फिर मत कंटिन्यू करो, सीधे सीधे लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन यहाँ पे सीधे सीधे लिखो 160 और इसका मॉलिक्यूलर वेट आया 154। इसको सॉल्व करो इनटू 143। कैन वी डू इट नाउ? यस कैन वी मैम। डू इट? कैन वी डू इट नाउ? Yes. यस चेक मैम। करो हाउ मच।
ठीक है। और बाय चांस अगर पूछा गया होता व्हाट विल बी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना लोअर हुआ है, कितना लोअर हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं, PA0 PA माइनस, नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। नहीं वो नहीं मैम, लोअरिंग केवल निकालनी है इसमें तो। ठीक है। इज इट फाइन? कैन यू डू द कैलकुलेशन पार्ट? देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी फिर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इब्लियोस्कोपी। इब्लियोस्कोपी, okay, so you know when does boiling take place? When does boiling takes place? Ma'am, When we when a heat a specific solution. temperature, that is the boiling point, is achieved. No, what is that temperature? जब भी तुम्हारा वेपर प्रेशर जो है ना, देखो डिफ्यूजन कब होगा, जब एक कमजोर होगा और एक स्ट्रांग होगा, तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? इक्वल डिफ्यूजन No, ma'am. नहीं हो पाएगा ना। तो जब एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और हमारा वेपर्स का प्रेशर कम होता है, तो कंडेंसेशन ज्यादा होता है। ठीक है। जब मतलब जब ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इनिशियली जब तुम पानी को रखते हो तो एकदम से लेवल ऑफ वाटर डज नॉट go down. Why? Because boiling is not taking place, because just now what is happening, air का pressure ज्यादा है और vapors का कम है, तो diffusion नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब ये वाली कंडीशन आती है, vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, जो vapors होते हैं उस substance के, वो air में diffuse हो पाते हैं और वो गायब होने लगते हैं। मतलब नया surface छोड़ दिया जाता है लिक्विड के नए वेपर्स के लिए, देन ओनली बॉइलिंग हैपेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, ma'am. देखो हम एक बार फिर से बता ओके दीजिए। ठीक है, देखो ऐसे समझो, ये था लिक्विड, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेपर्स क्रिएट हो गए हैं, लेकिन एयर के जो वेपर्स है ना, इनका वेपर प्रेशर जो है वो लो है और एयर का जो वेपर प्रेशर है वो हाई है। तो क्या डिफ्यूजन हो पाएगा? डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ठीक है, एयर इनको दबाती रहती है। ओके, एयर compresses them, it does not allow it to go for diffusion, so no diffusion of the vapors in the air. तो जो स्पेस वेपर्स ने ऑक्यूपाई करी है वो रहती ही रहती है। कैन यू गेट दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। अब क्या होता है, धीरे धीरे इफ यू कीप ऑन हीटिंग, डोंट यू थिंक वेपर्स विल आल्सो इंक्रीज? Yes, ma'am. Yes, So that means vapor pressure will also increase. yes, ma'am. तो एक Yes, स्टेज ma'am. तो ऐसी आ जाएगी ना, जब हमारा वेपर्स और एयर का वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Vapor pressure of liquid, they become equal. So when they become equal, they are equal at that point। Diffusion अब होने इक्वल होगा लगेगा। तो मतलब मिक्सिंग हो जाएगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो डिफ्यूजन जब स्टार्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, एयर के साथ साथ वेपर्स यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये वाला वेपर चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे नई स्पेस आ गई कि नहीं? Yes. Yes, अब ma'am. एम्प्टी स्पेस आ गई, इसका मतलब है लिक्विड जो है वो फर्दर इससे इवेपोरेट हो सकता है। पहले तो नहीं हो पा रहा था ना, क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जितना वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट था उतना उसको जगह ही नहीं मिल रही थी जाने के लिए। रिएक्शन शुड मूव इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, देन ओनली आई कैन बी एबल टू इवेपोरेट। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये वेपर्स के साथ मिक्स, एयर के साथ मिक्स होना स्टार्ट हुआ, न्यू स्पेस इज क्रिएटेड, दैट मींस मोर evaporation of liquid can be done, Yes, ma'am. and Yes, so ma'am. more liquid can be converted to vapor, or you can say understand like this, more liquid converts to vapor, क्योंकि जगह मिल गई उसको अब और वेपर बनाने की। अब यहाँ पर होगा, level of liquid comes down or not? Yes, Yes. ma'am. Decreases, and this is the phase when you say boiling होनी start हो गई है। Yes, ma'am. तो बॉइलिंग कब होती है ये याद रखना है तुम्हें। बॉइलिंग कब होती है, जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? Vapor pressure और atmospheric pressure equal हो जाते हैं। Yes. तो तुमने पढ़ा होगा 9th 10th में that boiling is easier in mountains. Haven't you heard of this? Yes, ma'am. Why? Yes, ma'am.
मैम क्योंकि बहुत एटमॉस्फेरिक लोअर प्रेशर बहुत कम एटमॉस्फेरिक होता है। प्रेशर होता एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर लो जल्दी होता है। अचीव हो Yes, जाता है in ये। mountains. इसका रीजन क्या है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है, तो वेपर प्रेशर जल्दी उसको अचीव कर लेता है। डिड यू फॉलो नाउ? यस मैम। और अगर तुम beneath the sea water चले गए तो हो सकता है बॉइलिंग विल टेक मोर टेम्परेचर। डिड यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, तो अब खुद से बताओ, अब अगर प्योर लिक्विड की जगह अगर हमने ऐसा लिक्विड ले लिया जिसके पास नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, तो नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज मतलब जब लिक्विड वेपर में से वेपर में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली सरफेस वाला लिक्विड ज्यादा कन्वर्ट होगा यस मैम। क्योंकि वो इजीली मूव कर सकता है। तो लिक्विड कन्वर्टिंग टू वेपर इज हायर इन टेंडेंसी फ्रॉम द सरफेस। और अब नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज की वजह से सरफेस एरिया लो हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। मतलब तुम हीट करोगे, मतलब सपोजिंग तुमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, लेकिन द अमाउंट ऑफ वेपर्स विल बी लो और नॉट लोअर हो जाएंगे। लो यस हो जाएंगे। लो हो जाएंगे मतलब सपोजिंग इतने वेपर्स क्रिएट हुए हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो 1.9 वेपर प्रेशर जो है वो 1.9 एटमॉस्फेयर हो रहा है, बट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 180 एम। 180 एम। डू यू थिंक बॉइलिंग विल हैपन? नो Boiling will not take place. Boiling will take place when? मैम व्हेन द वेपर Yeah. प्रेशर इज आल्सो 180 एम। Yes, so that means more heating is required or not Yes. to generate more vapors. यस मैम। और तब जाकर के कहीं पर हमारा जनरेट मोर वेपर्स, तब जाकर के हमारे इतने वेपर्स हो पाएंगे कि 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाए। जब 1 एटमॉस्फेयर पहुंच जाएंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर होगा, इसी स्टेज पे तो बॉइलिंग होगी। यस मैम। So that means हमें ज्यादा हीटिंग करनी पड़ रही है या कम हीटिंग करनी पड़ रही है? ज्यादा। ज्यादा हीटिंग का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। Do you agree? यस मैम। So due to the addition of non-volatile impurities, boiling point increases or not? तो इसीलिए प्योर वाटर, तुमने ये प्यूरिफिकेशन मेथड से पढ़ा होगा कि अगर हमारा सॉल्वेंट प्योर है और हमें नहीं पता कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट एज जो सेम होना चाहिए उसके बराबर आता है तो वी से ओके दिस इज अ प्योर लिक्विड, और अगर उतना नहीं आता देन वी से इम्प्योर लिक्विड। यस। कैन यू फॉलो? यस मैम। ठीक है, और क्यों ज्यादा आ रहा है ये भी क्लियर हुआ? यस मैम। So due to addition of non-volatile impurities, what happens is boiling point increases. ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीज है वो डिपेंड करेगा कि नहीं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे? Yes. इट विल डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करें, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो विच कंसंट्रेशन टर्म विच वी कैन यूज जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन या फिर मोलालिटी। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ जनरली तुमने जितने चैप्टर्स पढ़े होंगे तुमने देखा होगा कि हर बारी हम लोग मोलारिटी को ज्यादा यूज करते थे या फिर एक्टिव मास को ज्यादा यूज करते थे, बट यहाँ वाले चैप्टर में डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? मोलालिटी के ऊपर ज्यादा होती है। क्यों होती है? अब रीजन समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, एंड यहाँ पे हम टेम्परेचर के डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं। डिड यू फॉलो? Yes, Yes, ma'am. यू फॉलो? ठीक Yes, है, ma'am. अब मैंने KB यूज किया है। KB इज कॉल्ड एज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपी था ना, ये हमने यहाँ पे किया था, तो ये इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये हर एक सॉल्वेंट का एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है। फाइन, तो बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। बस इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे बस इससे सॉल्व हो जाएंगे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, अब KB क्या होता है? मतलब लोगों को बड़ी वो हो रही है कि KB क्या होता है। तो इफ मोलालिटी इज 1, डोंट यू थिंक the change in the boiling point will be equal to KB? Yes, ma'am.
सो Yes, केबी को क्या डिफाइन कर सकते हैं बोलो? इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये तुम्हारी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इज डिफाइंड as the elevation in boiling point, the elevation in the boiling point of the solvent, point of the solvent when 1 mole of, तो यहाँ पे उसको डायरेक्टली ना लिख करके 1 मोलर सॉल्यूशन को भी डिफाइन कर दिया गया। 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल solute is dissolved in 1 kilogram solvent. yes in 1000 grams of solvent। ठीक है, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड क्या होता है केबी की वैल्यू, मतलब वैसे तो अभी तक ये नहीं पूछा गया बट फिर भी बता देते हैं। केबी की वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये इंडिविजुअल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एलवी रिप्रेजेंट्स दी, टीबी रिप्रेजेंट्स दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट where and LV represents what? Latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization per gram of solvent। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। मोलालिटी दे दी जाएगी या फिर कुछ डेटा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बाकी का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करो। विल यू बी एबल टू फॉलो दिस? वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए बेटा, ये केबी प्योर सॉल्वेंट की निकाली जाती है ना, सॉल्यूशन की थोड़ी ना निकाली जाती है। यस केबी प्योर सॉल्वेंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? यस मैम डू यू एग्री नाउ? डू यू एग्री नाउ? यस मैम Okay, okay, fine. So did you people follow till here? Yes, Any ma'am. doubt till here? नो मैम Okay, very No. good then. ठीक है, सो इसमें बड़े ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी डिफिकल्टी इसमें क्रिएट ही नहीं की जा सकती है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस डू सम क्वेश्चन सो दैट तुमको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन वेयर वी से एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया। ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू इंक्लूड द क्वेश्चन व्हिच आर ऑलरेडी बीइंग आस्क्ड। सो एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन which contains two solutes, okay, which contains 25 grams of urea and 25 grams of thiourea. Can you tell me what is thiourea? You know what is urea? सल्फर आ गया होगा मैम, NH2CO यस, NH2। सल्फर तो आ जाएगा। हाँ, तो यूरिया में जब हम लोग सीओ को ओ को सल्फर से, थायो तो हमेशा बताया ना सल्फर होता है, यस मैम। Yes. so when oxygen is substituted by sulfur it is called as thio, okay। Now this is dissolved in 500 grams of chloroform solution, okay। Now boiling point of जो pure chloroform है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो है वो हमें दिया हुआ है, इट इज 61.2 डिग्री सेल्सियस और इसकी केबी वैल्यू भी दी हुई है। केबी वैल्यू क्या हो जाती है? 3.63 केल्विन पर मोलर सॉल्यूशन, ओके। ट्राई करो, कैसे करोगे? क्या करना पड़ेगा अपने को? व्हाट इज डेल्टा टीबी? क्या फॉर्मूला है? KB into molar. KB into molality। यस, तो उसके लिए मोलालिटी निकालनी पड़ेगी। मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द मोल्स ऑफ यूरिया? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो 25/60 लिखेंगे यहाँ पे। यस मैम। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। देखो जरा यस मैम। थायो यूरिया का कितना मास होगा? सल्फर और ऑक्सीजन में 16 का डिफरेंस होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 76। देखो यस मैम। 76 को अप्रोक्सीमेट कर ले 75, तो कैन आई राइट इट लाइक 1/3। अप्रोक्सीमेटली इतना? चेक इट। यस मैम।
नाउ व्हाट इज द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 2 सॉल्यूट है तो ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 0.73, जिसको तुम 0.75 अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हो। तो मोलालिटी ने बताओ कितनी हो जाएगी? मोलालिटी विल बी व्हाट? 0.73 डिवाइडेड बाय 500, बिकॉज इट इज इन ग्राम आई विल डिवाइड इट बाय 1000। एम आई डूइंग इट करेक्टली? यस मैम। मैं इसको ना 0.3 को अप्रोक्सीमेट करके 0.5 लिख लूं तो कितना बचेगा? 3/2, 3/2 इज हाउ मच? 150, तो कितना 1.5। मोलर सॉल्यूशन आया? 1.5। अब सॉल्व कर सकते हैं हम। Yes. यस मैम। डेल्टा टी भी कितना हो जाएगा? KB का into 1.5। यस, केबी का वैल्यू कितना दिया है? 3.63 और मोलालिटी दिया है 1.5। ये अप्रोक्सीमेटली देखो 5.4 आ रहा है। Yes. So what will be the new boiling point of the solution? ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? और करना. ऐड करेंगे। तो वैसे कितना है? इन्होंने दिया हुआ था हमें 61.2 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 54 ऐड कर देंगे, 5.4 सॉरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 66. 66.6। Can you get it how to do this questions? Yes. यस मैम। Easy enough? Yes, ma'am. मोलालिटी तो पहले से आती थी। Easy enough or not? यस मैम। Yes. Proceed. Okay. मैम ये केल्विन में नहीं कन्वर्ट करेंगे हम लोग? क्या यहाँ डिग्री सेल्सियस में दिया है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो इसलिए बॉयल मतलब ऑप्शंस पे देख लेना, जैसे दिए हो वैसे कर लेना। ठीक है मैम, ये के की वैल्यू केल्विन में। हाँ मैम के की वो यूनिट में actually- केल्विन दिया हुआ है। बेटा Yes, प्लीज बी लाउडर एंड क्लियर, यू पीपल आर नॉट ऑडिबल टू मी। मैम जो हम लोग ने डेल्टा टीवी निकाला है हम्म, उसमें हम लोग ने जो केवी की वैल्यू है वो केल्विन में थी। मैम बट चेंज में बेटा डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में तो सेम ही आएगा ना, यस, उसमें वही फर्क चीज क्या तो मैं पड़ेगा? बोल रही थी, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में तुम 61.2 को पहले केल्विन में चेंज कर लेना, फिर इसमें प्लस उतना कर लेना, फिर उसमें से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, वो प्लस 273 करोगे, फिर माइनस 273 करोगे। ठीक है, ये चीजें मेरे को क्लियर है, अभी तुम्हें क्लियर नहीं है तो तुम पहले उसको कन्वर्ट करना, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। ठीक है, मुझे क्लियर है कब नहीं करनी होती है, कब करनी होती है, मेरे को पता है, बट तुम्हारे को अगर कंफ्यूजन लग रही है तो पहले तुम इसे केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना और उसके बाद वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। ऐसे तो तुम कर लोगे ना? यस और नो? Yes, ma'am. एंड बिकॉज आई नो थोड़ा सा मैथ्स पता है, उसमें ये होता था एडिटिव प्रॉपर्टीज पे फर्क नहीं पड़ता है, तो जो कन्वर्जन ऑफ केल्विन है वो भी एडिटिव प्रॉपर्टी है। तुम अपने मेथड से कर करके चेक कर सकते हो, तुम्हारा आंसर इधर ही आएगा, इसी के आसपास आएगा। अब सही है? डू यू एग्री? Yes. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो फिर लेट्स मूव फर्दर। तो अब जैसे डिप्रेशन आया है बॉइलिंग, सॉरी एलिवेशन आया है बॉइलिंग पॉइंट में, उसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी, ठीक है, क्रायोस्कोपी। सो इसमें क्या होने वाला है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो क्या होता है? फ्रीजिंग कब होती है? फ्रीजिंग तब होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये प्योर चीज के लिए, ये तो प्योर चीज के लिए है। तो इफ यू टेक अ सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी हायर और लोअर? बोलो, हायर होगा हो या जाएगा। लोअर होगा? जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है वो सॉल्यूशन का, वो प्योर लिक्विड से हाई होगा या लो होगा? लोअर होगा। Lower. प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलरेडी लेस देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड। डू यू एग्री? Yes. Yes.
तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग लिक्विड का मतलब क्या हो गया? क्या हो वेपर जाए? प्रेशर भी कम हो जाएगा। यस, वेपर प्रेशर ऑल। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. सो इसका मतलब है इसके बराबर लाने के लिए हमें ज्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं समझ में आया? चलो इसको सिंपल वर्ड्स में समझा दे। इस वेपर प्रेशर वाली चीज से तुम भूल जाओ, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड प्योर फॉर्म में। ठीक है, देखो फ्रीजिंग कब होगी? फ्रीजिंग कब होगी? जब इनका डिस्टेंस जो है बिटवीन द पार्टिकल, सपोजिंग ये दो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जब इनका डिस्टेंस इतना रह जाए, इनके बीच का डिस्टेंस इतना रह जाए, तब सपोजिंग फ्रीजिंग होती है। कैन यू एग्री विद दिस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हो गया? अब यहाँ पे सॉल्वेंट आने की वजह, सॉल्यूट आने की वजह के, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कोहेसिव मतलब सेम टाइप के पार्टिकल्स में जो वैन डर वाल फोर्सेस थे वो कम हो गए या नहीं हो गए? डिक्रीज हो गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन द सेम टाइप ऑफ पार्टिकल हैज डिक्रीज्ड। यस मैम। फ्रीजिंग तो तभी बोलोगे ना जब दो सेम टाइप के पार्टिकल्स पास में आ जाए। यस मैम। Yes. ठीक है, अब वो डिक्रीज हो गई है, तो अब उनको पास में लाने के लिए हमें ज्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा कंडेंसेशन करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? ज़्यादा ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि वैन डर वाल्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करने कैसे इंक्रीज करते हैं? जब हम उनको कूल डाउन करते हैं, क्योंकि कूल डाउन करने पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आल्सो डिक्रीजेस। तो अब हमें ज्यादा डिक्रीज लाना पड़ेगा ना। यस मैम। दैट मीन्स व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज और नॉट? यस मैम, इट Yes. विल डिक्रीज। It will decrease. Elevation in Yes. boiling point and depression in freezing point. ठीक है, so यहाँ पे depression in freezing point कैसे लिखोगे? Same as that, Kf into कौन सा concentration term use करें अपन? Molality. मोलालिटी। And same way पे can you define molality also? If molality is 1 m, then what will happen? The depression and freezing point will be equal to Kf, Yes. यस। which can also be called as what? Cryoscopic constant. Can you define like this? यस मैम। और जैसे हम लोगों ने अभी किया था वहां पे, तो यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं 1000 R, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर का स्क्वायर अपॉन क्या था, 1000 LV। यहाँ पे किया था ना, डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय, सॉरी माय मिस्टेक था वो, डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूजन का प्रोसेस है। लेटेंट heat of fusion. Did you follow the process? यस मैम। Yes. अब देखो ये डिप्रेशन वाली जो चीजें होती है ना, इसको डे टू डे लाइफ में भी बड़े यूज करते हैं, एप्लीकेशंस। इसका डे टू डे लाइफ में भी बड़ा यूज है। क्या यूज है वो देखो। तो इसमें यूज ये होता है कि जैसे यू नो इन कोल्ड कंट्रीज, जैसे ही रेन आएगी इट विल कन्वर्ट टू स्नो, बिकॉज Yes. टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो ऑल दी जैसे हमारे यहाँ तो रेन होती है क्योंकि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, बट जहाँ कोल्ड कंट्रीज हैं तो जैसे ही रेन आना स्टार्ट होगी, जैसे ही क्लाउड से वाटर निकलेगा, वो फटाफट कंडेंस होकर के स्नो बना लेगा। इट विल यस कन्वर्ट मैम। टू सॉलिड एंड इट विल कन्वर्ट टू स्नो। तो वहाँ स्नोफॉल बहुत होती है, इसलिए समझ में आया क्यों होती है। तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, पहले की जो कार्स होती थी ना, कार्स में होते थे रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता था? वो कूलर था कार का। जैसे अगर इंजन चलता रहता तो हीट अप हो जाता है ना। यस कोई मैम। भी चीज, अब तुम लोग जैसे जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो, लैपटॉप्स या फोन्स, तो जब वो बहुत देर तक, जैसे अभी की क्लास में क्या होगी, थोड़ी बहुत तो हीटिंग हो गई होगी उसमें। यस मैम। ठीक है, तो अब के डिवाइसेस तो फिर भी बहुत बेटर बन चुके हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे जो डिवाइसेस होते थे जल्दी हीटिंग करते थे। ठीक है, तो वहां पे डाला जाता था रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या होता है? वो फैन से इंजन को कूल करता है, ओके, जिससे कि एफिशिएंसी में कोई फर्क ना आए। अब तो हम लोग कूलेंट्स यूज कर लेते हैं, अब इतनी दिक्कत नहीं होती है,
बट पहले ऐसा प्रॉब्लम बहुत होता था। मतलब तुमने खुद देखा होगा, जितना जो छोटे सी क्लास से भी तुम्हारे जितने भी कंप्यूटर लैब्स होते थे वो सब एयर कंडीशनड होते हैं। कैन यू गेट द रीजन? क्योंकि वो लोग हीट अप हो जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी लैक करते। तुमने खुद भी अभी लाइक एक्सपीरियंस भी किया होगा, व्हेन योर डिवाइस गेट्स हीटेड। मतलब अब तो फिर भी फार बेटर डिवाइसेस है। तो पहले की कार्स में भी ना रेडिएटर्स होते थे, तुमने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि कार हीट अप हो गई तो फिर वो पानी लेने ढूंढ रहे हैं, Yes. एंड देन कोई ना कोई इंसिडेंस हो जाता था। तो बस वही वाली कहानी है, हॉरर मूवीज में थोड़ा ज्यादा दिखाते थे। तो ये रेडिएटर होता था, रेडिएटर वाज फिल्ड विथ वाटर, क्योंकि पहले के टाइम पे समवेयर अराउंड 80s और 90s तक हमें सिर्फ कूलेंट के नाम पे क्या पता था, वाटर। फिर उसके बाद में डिस्कवर हुए ऑल टाइप ऑफ कूलेंट, जैसे योर CFC gases आर आल्सो कूलेंट, जो कि तुम्हारा ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रही है, Yes. दे आर आल्सो कूलेंट। और कूलेंट की डिस्कवरी के बाद में ही रेफ्रिजरेटर्स और एसी ज्यादा बनने स्टार्ट हो गए, बट पहले के टाइम पे वाटर वाज द कूलेंट। अब अगर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो डोंट यू थिंक वाटर इनसाइड द रेडिएटर विल गेट सॉलिडिफाइड? Yes, Yes. ma'am. And when you will try to run the car, you know, in that those pipes solid चीज घुस जाएगी, और अगर solid चीज घुस गई तो don't you think it will damage the engine? मतलब जो Yes, पाइप ma'am. तो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए इस डैमेज को अवॉइड करने के लिए वहां पर क्या होता था, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाला जाता था। ये तुम लोगों ने अल्कोहल्स पढ़ लिया है ना शायद? यस मैम। यस, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल वाज एडेड। Now what used to, ये क्या काम करता था इथाइलिन ग्लाइकॉल? It used to act एंटी as a फ्रीज होता है। yes, ये it used to act as an non-volatile impurities. Now when you add a non-volatile impurities, don't you think freezing point decreases? Yes, यस ma'am. मैम। Yes. क्या होता था, freezing point of water used to decrease। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बाहर का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर उसके डालने से वो हो गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो उसी इन्वायरमेंट में क्या अब आइस जमेगी? No, ma'am. नो नहीं मैम। जमेगी, No, ठीक ma'am. है, and it will be in liquid form, the car will not get damaged। तो ये किस तरीके से काम करता था, ये वाटर को फ्रीजिंग से अवॉइड कर रहा था, इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। वो जैसे पेट्रोल में लेड का एक कंपाउंड डाला लेड जाता है। इसलिए एंटी डाला जाता था, नॉकिंग एजेंट था। हाँ वो नॉकिंग एजेंट था। पेट्रोल में जो जैसे तुम कभी भी कोई भी फ्यूल को बर्न करते हो ना, लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल, जैसे सॉलिड फ्यूल को बर्न करते हो तो अनबर्न पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बचते हैं, Yes, इसलिए ma'am. Yes, ऐश बनती है। लिक्विड में थोड़े कम बनते हैं अनबर्न पार्टिकल्स, और गैस में मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर सीएनजी। यस, वी प्रेफर गैसियस फ्यूल। घर में भी हम लोग गैसियस फ्यूल ज्यादा प्रेफर करते हैं ना। यस मैम, हम एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। Okay, we preferred because of that. So अभी तुम्हारा रीजन क्लियर हुआ जो करना चाह रहे थे? yes, ma'am. ठीक है। अब देखो एंटी फ्रीज एजेंट की तरह इथाइलिन, अभी मतलब अभी भी तुम लोगों ने सुना होगा, तुम्हारे अगर रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं कि वो लोग ना कॉमन सॉल्ट को डाल देते हैं, क्योंकि हमारे डोर्स वगैरह ना सब फ्रीज हो जाते हैं, मतलब उस पर आइस आ जाती है। सो उसको अवॉइड करने के लिए वो जो पेवमेंट होता है ना, जहाँ उनकी कार्स वगैरह खड़ी होती है, रोड्स वगैरह, उसके साइड साइड में कॉमन सॉल्ट डाल दिया जाता है। कॉमन सॉल्ट क्या है, क्योंकि चीप पड़ता है, तो कॉमन सॉल्ट विल अगेन एक्ट एज अ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, स्नो जो है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। इट विल गो इनटू दी ड्रेन्स, देयर विल बी नो क्लॉगिंग ऑफ रोड्स, या फिर हमारे घर के सामने स्नो नहीं जमेगी। कैन यू गेट इट? यस मैम। कैन यू? तो एक इथाइलिन ma'am. ग्लाइकॉल का यूज हो गया और एक कॉमन सॉल्ट का यूज हो गया। इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज क्यों करवाया मैंने तुम्हें अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आ गया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें जेईई मेंस में, जिसमें उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकॉल को ही यूज किया था, टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो इफ यू डोंट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मे बी यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, पूरा इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया था, इसलिए मैंने भी तुम्हें वो बता दिया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, जेईई एडवांस का था, इन कोल्ड क्लाइमेट कंट्रीज। देखो ये स्कोरिंग चैप्टर है या नहीं, खुद से बता दो अभी। यस मैम। टिल नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें जेईई मेंस और एडवांस के ही कराए हैं, जैसे अभी ये वाला भी तुम्हारा जेईई एडवांस का है। बस एडवांस के केस में क्या होगा,
थोड़ा कैलकुलेशन वो ज्यादा कर देंगे. Damage to the radiator, okay, of the car. So ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. It is used as an anti-freezing agent. Now calculate amount of ethylene glycol that should be added to 4 kg of water to prevent freezing at -6 degrees Celsius, and Kf of water is given to you as 1.5 Kelvin per mole. Try करो जरा. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? delta TF equal to KF into molality. Into molality. What will be delta TF? Delta TF is change in freezing point. तो ये कितना हो जाएगा? हमें चाहिए कितना, मतलब कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस वैसे होता है, और हमें कितना चाहिए? ठीक है, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 degree. Can you get it? Delta TF will be 6. Can you get it? That is your freezing point of water minus solution. तो इसको हम करते हैं. तो यहाँ पे ये 6 हो गया. KF का वैल्यू ये दिया हुआ है. अब यहाँ से मोलालिटी निकाल सकते हो. हम मोल्स आ जाएंगे क्योंकि किलोग्राम में वाटर का दिया है, उसको फिर मास से मल्टीप्लाई. कैन आई डू इट लाइक दिस? वेट ऑफ ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? CH2OH 62 होगा शायद. देखो जरा. So divided by 62 into 4, और ये already kg में. तो can you find the weight of glycol now? Yes, ma'am. See, this is a question which was asked in advance. तो चैप्टर को तुम्हें खुद दिख रहा होगा बहुत इजी है कि नहीं है? Yes, ma'am. Okay, can you get it? It is very easy. Direct formula based questions will be there. Okay, now coming to the fourth colligative property and the last one which we have to do, जहाँ पे association और dissociation नहीं हो रहा है, that is osmotic pressure. Osmotic pressure. So what is osmotic pressure? Let us do that. You know what is osmosis? Yes, ma'am. Cells में और roots में होता है. Yes, ma'am. Is it audible now? Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So यहाँ देखो osmotic pressure मतलब क्या होता है? जैसे हमारी skin है. Skin behaves as which type of membrane? Skin is a semi-permeable membrane. What is a semi-permeable membrane? वो हर एक चीज को entry नहीं देती है, सिर्फ selective चीजों को entry देती है. Okay? Selective होती है बहुत. So हमारे सेल वॉल्स वगैरह यही होती हैं. तुमने ये सिंपल से एग्जांपल पढ़ा ही होगा कि रेजिन्स हम लोग लेते हैं और उसको वाटर में डिप करते हैं, तो वाटर ये स्वेल अप हो जाते हैं थोड़ी देर बाद में. यू हैव डन दिस थिंग ना? हम वो अंदर और बाहर अगर लिक्विड की क्वांटिटी में डिफरेंस होता है तो पानी तो बेसिकली स्वेल अप क्यों होते हैं? सॉल्वेंट अंदर मूव कर रहा है.
Yes, ठीक है। ma'am. अब बाहर की तरफ सॉल्वेंट का देखो, हर चीज जो मूव करती है वो कैसे मूव करती है, वाटर कैसे मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, गैस कैसे मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, द मूवमेंट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। सी बाहर क्या है, कंसंट्रेशन है ही नहीं, और अंदर क्या है, बहुत स्वीट होता है रेजिन्स, मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो देयर इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट है या नहीं है? Yes. वो तो सॉल्यूट के टर्म्स में है, लेकिन बेटा सॉल्वेंट के टर्म्स में बात करेंगे ना, क्योंकि सॉल्वेंट मूव कर रहा है, शुगर थोड़ी ना बाहर आ रही है। मैम मैं ये कह रही हूँ मतलब लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। Yes, so that's what I am trying to tell you. I'm talking in terms of solvent. Okay, we are talking in terms of solvent. So there is a movement of solvent from low concentration to high concentration. Can we say like this? Yes, ma'am. In terms of solvent की बात कर रहे हैं तो मतलब वैसे तो हाँ high concentration to low concentration ही होता है in terms of solute, but if I talk about with respect to solvent, water के मतलब low concentration का मतलब क्या हो गया, जिसके पास solvent का amount ज्यादा है, और हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जिसके पास सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, isn't it? रेजिन्स के पास सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, इसलिए वो वहां वाटर से रेजिन्स के अंदर जाता है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? व्हाट इज ऑस्मोसिस? नाउ टेल मी, ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस वेयर सॉल्वेंट मूव्स, नॉट द सॉल्यूट, वेयर द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम where to where? Where to where? बोलो जल्दी से। Low concentration to high To concentration. high concentration through a semi-permeable membrane. किससे मूव करवाना है? रेजिन की स्किन से। Yes, जो एक semi-permeable membrane कंपलसरी है। Through a semi-permeable membrane. हम जैसे वो सोप वाले उसमें हमारी स्किन से बाहर चले जाता है। मतलब हम लोग जैसे हम लोग हमारी स्किन बहुत चीजों के कांटेक्ट में आती है, बट उसमें से सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही हमारी स्किन अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वो उसके काम की चीज है। हमारे क्लोथ्स को थोड़ी ना अब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वो उसके काम की चीज नहीं है, डिस्कार्ड कर देती है। इज इट फाइन नाउ? यस मैम। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको संडे वाली क्लास में वापस से कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर संडे वाली क्लास में मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा। टिल देन व्हाट इज योर होमवर्क? मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ तुमको, अच्छे से एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगी तुमको। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना। PV इज इक्वल टू NRT था ना? Yes. उसी फॉर्मूले को यूज करना है वापस। बस हम लोग गैस के लिए और लिक्विड सॉल्यूशन के बीच का जो प्रेशर है उसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो यहाँ पर जो P होता है उसको पाई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर जो P है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है, सो दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी तुमको PV इज इक्वल टू NRT कर करके ही सॉल्व करने हैं। तो अब होमवर्क क्या होगा तुम खुद से बताओ, सिंस सो मेनी days you are following us, so tell me what will be your homework now? हम स्कूल बुक और